हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में, अर्थात ठेका लागत निर्धारण विधि के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ठेका लागत निर्धारण विधि की, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आज के इस एजेंडे की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अर्थात ठेका लागत निर्धारण विधि की थ्योरी को। उसके बाद देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ बेसिक्स को। उसके बाद देखेंगे इसका एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ठेका लागत निर्धारण विधि की, तो ठेका लागत निर्धारण विधि लागत लेखांकन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत हम किसी भी ठेके की लागत का निर्धारण करते हैं और ये देखते हैं कि उस ठेके पर लाभ हुआ है या हानि। अब ये ठेका सड़क, पुल, भवन, नहर, रेलवे लाइन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ के देखेंगे तो सेम टू सेम इसमें लगभग यही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़कर देख सकते हैं। आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी। देखिए, इसी तरीके से अब आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को। देखिए, सपोज दैट कोई भी ए नाम का बंदा मेरे पास भागता भागता आता है और मुझसे आकर के ये कहता है कि बाबूजी मेरे को 20 मंजिला बिल्डिंग बनवानी है। कितने मंजिला बिल्डिंग बनवानी है भैया? 20 मंजिला बिल्डिंग बनवानी है। मैंने कहा बाबूजी बिल्डिंग बन करके तैयार तो हो जाएगी, लेकिन इसके बदले में हम आपसे 20 लाख रुपया लेंगे। कितने रुपए लेंगे भैया? 20 लाख रुपए। तो हम दोनों के बीच में ये जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट हुआ है कि ये बंदा मुझसे 20 मंजिला बिल्डिंग बनवाएगा और इस बंदे से मैं इसके बदले में 20 लाख रुपया लूँगा। हम दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसको अपन नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। इसको अपन किस चीज़ का नाम देते हैं भैया? कॉन्ट्रैक्ट का। और ऐसा व्यक्ति जो कि हमें बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टी अर्थात ठेकेदाता अर्थात ठेका देने वाला। और ऐसा व्यक्ति जो कि मैं हूँ बी जो कि ठेका ले रहा है वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टर अर्थात ठेकेदार अर्थात ठेका लेने वाला। और ऐसा मूल्य जिस पर ठेका लिया जा रहा है सपोज दैट 20 लाख रुपया वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अर्थात ठेका मूल्य। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी भी व्यक्ति की बिल्डिंग बनाने का ठेका लेता हूं तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मेरे मन में आएगा कि भाई मैं कोई छोटा सा एक अकाउंट ऐसा बनाऊं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि अगर सामने वाले बंदे की मैं 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का ठेका ले रहा हूं तो उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम एक बड़ा प्यारा सा अकाउंट बनाएंगे जिसको आप नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का। क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर आपको केवल और केवल 4 अकाउंट पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, तीसरे नंबर पर आता है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, उसके बाद आती है बैलेंस शीट। इसे कहते हैं ठेका खाता, इसको कहते हैं ठेकेदाता खाता, इसको कहते हैं चालू कार्य खाता और इसको कहते हैं आर्थिक चिट्ठा। लेकिन इन चारों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में 15 नंबर में अक्सर बनाने के लिए आता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, वो रहता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अर्थात ठेका खाता। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर ही चर्चा करेंगे क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें घूम जाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का परफॉर्मा कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहला रहेगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद रहेगा अमाउंट, उसके बाद रहेगा पर्टिकुलर्स और फिर रहेगा अमाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो सारे के सारे डेबिट में रिकॉर्ड करे जाएंगे। जितनी भी प्रॉफिट और इनकम है उसको हम अपन क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, एक चीज़ समझना आप, यहाँ पर टू साइड ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिख सकते हैं? या तो मटेरियल इशूड आता है
जिसको हम मटेरियल परचेस्ड के नाम से जानते हैं, ये दो चीज़ों से मिलकर के बन सकता है, एक मटेरियल कंज्यूम, एक मटेरियल इन हैंड। जहाँ पेन चलेगी केवल और केवल आप वहाँ पर ध्यान देंगे, इसके अलावा कहीं और ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ मटेरियल कंज्यूम्ड की, तो मटेरियल कंज्यूम को अपन एक और नाम से जानते हैं, मटेरियल यूज्ड के नाम से। मटेरियल इन हैंड को अपन एक और नाम से जानते हैं, मटेरियल एट साइट के नाम से। सपोज दैट मैंने साइट पर, अब प्रश्न ये उठता है कि भैया साइट क्या होती है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी भी व्यक्ति की 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का ठेका लेता हूँ, तो उस कंडीशन में जिस भी स्थान पर काम चलेगा तो मैं घर से ये कह करके जाऊँगा कि मैं साइट पर जा रहा हूँ। किस चीज़ पर जा रहा हूँ भैया? साइट पर जा रहा हूँ। सपोज दैट 10,000 रुपये का जो मटेरियल था, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का कार्य करते हैं, तो उस कंडीशन में मटेरियल यानी कि सामग्री क्या क्या लग सकती है? रोड़ी, ईंट, बदरपुर, सीमेंट, यही सब चीज़ें लग सकती हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का हमने ठेका लिया है तो उस कंडीशन में मटेरियल हमारा कपड़ा लगेगा, नहीं। अगर मान लीजिए मैं किसी की जो है शर्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करने का कार्य करता हूँ, या किसी की जींस या टी शर्ट मैन्युफैक्चर करने का कार्य करता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरे लिए मटेरियल रहेगा कपड़ा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी भी व्यक्ति की 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का ठेका लेता हूँ, तो उस कंडीशन में रॉ मटेरियल या मटेरियल रहेगा रोड़ी, ईंट, बदरपुर, सीमेंट, ये सब चीज़ें। सपोज दैट 10,000 रुपये का जो मटेरियल था वो हमने यूज़ करा और हमारी साइट पर अभी भी 10,000 रुपये का मटेरियल पड़ा हुआ है। इट्स मीन टोटल हमने मटेरियल कितने रुपए का परचेज़ करा है इस साल? 20,000 रुपये का। यानी कि मटेरियल कंज्यूम में मटेरियल एट साइट जोड़ करके हम बाहर लिख देंगे 20,000 रुपये। ठीक है जी। कभी कभी प्रश्न में आपको मटेरियल परचेज या मटेरियल इशूड दिया होता है या केवल मटेरियल भी दिया होता है, तो उस कंडीशन में अंदर वालों से मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है, हम दोनों को जोड़ के बाहर, मतलब जो भी परचेज आपको दिया हुआ है उसे सीधा बाहर लिख देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सपोज दैट हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं 10,000 रुपये के, बेजेस या लेबर को हमने 10,000 रुपये पे कर दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे 10,000 रुपये के, प्लांट लगाया हुआ है सपोज दैट हमने 10,000 रुपये का, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति की 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का कार्य करेंगे तो उस कंडीशन में उसका लेंटर डालने के लिए जो भी हम मशीन लगाएंगे उसको सपोज दैट हमने नाम दे दिया प्लांट कह लो या प्लांट एंड मशीनरी कह लो। कभी कभी प्लांट दे देता है, कभी कभी मशीनरी दे देता है, कभी कभी प्लांट एंड मशीनरी दे देता है। तो उस कंडीशन में हमने ये मान लिया कि 10,000 रुपये का हमने प्लांट लगाया है, 10,000 रुपये की हमने मशीनरी लगाई है। इसके अलावा आपके अदर एक्सपेंसेस हुए सपोज दैट 10,000 रुपये के, मटेरियल इशूड या मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर अगर दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम 10,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे सिंप्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर का मतलब है कि जितने रुपए की सामग्री हमें स्टोर से प्राप्त हुई है। इसके अलावा मटेरियल सेंट टू साइट अगर दिया हुआ है तो भी हम उसे टू साइड ही लिख देंगे। ठीक है जी। बाई साइड में क्या आ सकता है? बाय कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितने रुपए का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो बाई साइड आ जाएगा। मटेरियल इन हैंड, जितने रुपए का टू साइड आपने 10,000 का दिखाया है उसे हमें हमेशा बाई साइड भी दिखाएंगे। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जितने रुपए का दिया हुआ है, मान लो 10,000 रुपये का मटेरियल हमारा ऐसा पड़ा हुआ था जो कि 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने के पास हमारे पास साइट पर बच गया, तो उस कंडीशन में हम ये उसे क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे। टू का मतलब को, किसको? स्टोर को, जहाँ से हम लेकर के आए थे उस मटेरियल को। तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। मटेरियल ट्रांसफ़र टू स्टोर कह लो या रिटर्न टू स्टोर कह लो, एक ही बात है भैया। सपोज दैट 10,000 रुपये का हमने प्लांट लगवाया था लेंटर डालने के लिए, जिस पर 10% के रेट से 1,000 रुपये की डेप बनती है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपये की कोई भी प्लांट या मशीनरी लगाता हूँ, ठीक है जी, और मार्केट में उसे बेचने के लिए जाता हूँ, तो क्या वो उतने रुपए की बिक जाएगी? नहीं भैया, उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो उसके मूल्य में जितने रुपए की कमी आएगी उसे हम दिखाते हैं टैप के नाम से। सपोज दैट हमने 10,000 रुपये का कोई प्लांट या मशीनरी लगाई थी जिस पर 10% के रेट से टैप लग गई, उसके मूल्य में कमी आ गई 1,000 रुपये की, तो 10 में से माइनस करके टैप का 1,000 रुपये, बाहर कितने रुपये लिख देंगे भैया हम? 9,000 रुपये। इसी तरीके से सपोज दैट आपने मशीन लगाई थी 10,000 रुपये की, उस पर डेप लग गई 10% के रेट से 1,000 रुपये की, कुल मिलाकर के मशीन हमारे पास साइट पर कितने रुपए की बच गई? 9,000 रुपये की। ठीक है जी। अब अपन क्या करेंगे?
डेबिट की जितनी भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उन सभी का अपन सम करेंगे, जो कि आ रहा है 90,000 रुपये। जितनी भी वैल्यूज़ हमें क्रेडिट की दी हुई हैं उन सभी का अपन सम करेंगे, जो कि आ रहा है हमारा 20,38,000 रुपये। अब ये देखेंगे 90,000 ज़्यादा है या 20,38,000 रुपये। 20,38,000 रुपये ज़्यादा है भैया, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिख देंगे 20,38,000 रुपये। क्योंकि किसी भी अकाउंट को बंद करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले अपन डेबिट साइड की सारी अमाउंट को टोटल करते हैं, फिर अपन क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट का टोटल करते हैं, जो भी ज़्यादा आता है उसको दोनों साइड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 90,000 और 20,38,000 में ज़्यादा क्या था, 20,38,000 रुपये। 20,38,000 रुपये अपन दोनों साइड लिख दिए, और 20,38,000 में से जैसे ही हमने कम वाला 90,000 रुपया घटाया तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना बच जाएगा, 19,48,000 रुपये। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया इस 19,48,000 को दिखाएं किस नाम से। आपने तो P&L के नाम से दिखा रखा है, लेकिन वहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अकाउंट किस नाम से बंद करना है। तो देखिए उस कंडीशन में आपके सामने काफ़ी सारे केसेस आ सकते हैं। देखिए जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं या जब भी आप कोई ठेका लेते हैं तो उस कंडीशन में आपके सामने दो ही सिचुएशन आ सकती हैं, या तो आपको उस ठेके पर प्रॉफिट होगा या उस ठेके पर आपको लॉस होगा। देखिए तीसरी कंडीशन तो नहीं आ सकती है। अगर मान लीजिए मैं किसी भी व्यक्ति की 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का ठेका लेता हूँ तो उस कंडीशन में मेरे सामने दो ही केसेस आ सकते हैं कि या तो अगर मैंने किसी व्यक्ति की 20 मंजिला बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया है तो या तो हो सकता है कि उस पर मुझे प्रॉफिट हो जाए या फिर उस पर मुझे लॉस हो जाए, या फिर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे भी रह सकता हूँ, BEP पर भी रह सकता हूँ। यानी कि हो सकता है कि मैंने 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो और 20 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट आ जाए, तो उस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ठीक है जी। लेकिन मोटे तौर पे जब भी आप क्वेश्चंस निकालने के लिए बैठेंगे तो आपके सामने दो ही सिचुएशन आएंगी, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको उस कॉन्ट्रैक्ट पर लॉस होगा। अगर डेबिट साइड आंसर निकलता है जैसे कि इस वाली कंडीशन में, तो हम ये मानेंगे कि ठेके पर हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर आंसर आपका इधर की साइड निकलता है तो हम ये मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पर हमें लॉस हुआ है। इधर की साइड आंसर तभी निकलेगा जब इधर का सम कम होगा, इधर की साइड आंसर तभी निकलेगा जब इधर का टोटल कम होगा। हमारे इस कंडीशन में डेबिट साइड का टोटल कम है, जैसे इधर का 90,000 आ रहा था, इधर का 20,38,000, तो आंसर हमारा डेबिट साइड निकला है। अगर डेबिट साइड आंसर निकला है इट्स मीन हमारा प्रॉफिट हुआ है। और अगर मान लीजिए ठेके पर आपको प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में भी आपके सामने तीन सिचुएशन बन सकती हैं कि जब ठेका पूर्ण हो गया हो या पूरा हो गया हो, जब ठेका अपूर्ण हो यानी अधूरा हो, और जब ठेका लगभग पूर्ण हो यानी कि ठेका लगभग पूरा होने को हो। तो हम इस टाइप के प्रश्न नहीं देखेंगे, हम केवल दो ही टाइप के प्रश्न देखने वाले हैं कि जब ठेका पूरा हो गया हो और जब ठेका अपूर्ण हो। उसमें भी आज हम देख रहे हैं कि जब ठेका पूरा हो गया हो तो उस कंडीशन में हम उसे बंद करेंगे P&L अकाउंट के नाम से। अगर आपका ठेका पूरा हो गया है तो उस कंडीशन में अपन उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को किस नाम से बंद करेंगे भैया, P&L अकाउंट के नाम से, राइट। अगर ठेका अपूर्ण है तो उस कंडीशन में क्या करना है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। इस कंडीशन में हम ये मान करके चल रहे हैं कि जो हमने 20 लाख रुपया का बिल्डिंग बनाने का ठेका लिया था वो पूरा हो गया है, तो अपन इसको किस नाम से बंद कर देंगे, P&L के नाम से। क्योंकि ठेका पूरा हो गया तो अपन किस नाम से बंद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को, P&L के नाम से। तो अपन इसको किस नाम से बंद कर दिए, टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो उस कंडीशन में हम बुक का एक प्यारा सा न्यूमेरिकल निकाल करके देखते हैं। आई होप कि आपको और बढ़िया तरीके से समझ आएगा। ठीक है जी। देखिए इस समय जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ इसमें दिया हुआ है कि 1 जनवरी 2019 को मिस्टर राजन द्वारा लिए गए ठेके का मूल्य 5 लाख रुपये था। ठेके पर निम्नलिखित व्यय हुए। उपभोग की गई सामग्री 1,25,000 रुपये की दी हुई है। 30 सितंबर 2019 को हस्तगत सामग्री 40,000 रुपये की दी हुई है। मजदूरी हमें 60,000 रुपये की दी हुई है। प्रत्यक्ष व्यय हमारे 64,000 रुपये के हुए हैं। इसके अलावा हमने प्लांट क्रय कराया 80,000 रुपये का, और 30 सितंबर 2019 को हमारा जो ठेका है वो पूरा हो गया है। अगर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ठेका पूरा हो गया या पूर्ण हो गया
तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि ठेका पूरा हो गया है और अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को P&L अकाउंट के नाम से बंद करेंगे। ठीक है जी। इसके आगे आपको दिया हुआ है कि ठेका मूल्य प्राप्त हो गया। प्लांट पर 20% की दर से, 20% प्रतिवर्ष की दर से नहीं, 20% की दर से हिरास काटिए और मजदूरी का 20% अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए चार्ज कीजिए। ठेकेदार की पुस्तकों में ठेका खाता और ठेकेदाता का खाता बनाइए। हमने आपको पहले ही बताया है कि इस समय हम सीख रहे हैं केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से 15 नंबर में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बेहद इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इसमें क्या करते हैं कि अपन जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमने क्या करा कि एक तो मटेरियल इशूड लिख दिया। पहले हमने एक बेसिक सा परफॉर्मा बना लिया कि मटेरियल इशूड के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो मटेरियल कंज्यूम और एक मटेरियल इन हैंड। उसके बाद में हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे आप पेजेस किसी को दे सकते हैं या लेबर को पैसा दे सकते हैं, जो भी आपके यहाँ काम करने वाली है साइट पर। आपके कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप प्लांट लगा सकते हैं कुछ रुपए का। ठीक है जी। बाई साइड में क्या हो सकता है कि जितने रुपए का आपने सामने वाले व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट के नाम से आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बाय मटेरियल एट साइट आ जाएगा, इसको एक और नाम से जानते हैं मटेरियल इन हैंड के नाम से। बाय प्लांट लिख देंगे, इसमें से डेप माइनस करके जो आएगा उसको अपन बाय लिख देंगे। देखते हैं अब इसमें अमाउंट कौन कौन सी दी हुई है। देखिए जैसे सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है उपभोग की गई सामग्री। देखिए अगर मैं बात करता हूँ उपभोग की गई सामग्री की, तो उस कंडीशन में आपको इसमें सबसे पहले समझना चाहिए कि उपभोग की गई सामग्री को अगर आप पीछे पेज पलट करके देखते हैं तो अपन उपभोग की गई सामग्री को भैया अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम हमें कितने रुपए का दिया हुआ है भैया, 1,25,000 रुपये का। ठीक है जी। तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे भैया, जो हमारा मटेरियल कंज्यूम हमें दिया हुआ है उसे लिख देंगे मटेरियल कंज्यूम के सामने कितना रुपया भैया, 1,25,000 रुपये। इसके अलावा आपको मटेरियल इन हैंड दिया हुआ है 30 सितंबर 2019 को, मतलब जितने रुपए का मटेरियल हमारी साइट पर पड़ा है, कितने रुपए का, 40,000 रुपये का, तो उसे हम लिख देंगे मटेरियल इन हैंड के नाम से 40,000 रुपये। इसके अलावा आपको दिया हुआ है बेजेस, बेजेस दिया हुआ है भैया 60,000 रुपये का, तो अपन बेजेस के नाम से कितना रुपया लिख देंगे यहाँ पर, 60,000 रुपये। कितने रुपये लिख देंगे भैया, 60,000 रुपये। देखिए मटेरियल कंज्यूम और मटेरियल इन हैंड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं और बेजेस भी हमने लिख दिया है कितने रुपये का भैया, 60,000 रुपये का। इसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 64,000 रुपये के, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए 64,000 रुपये के। इसके अलावा आपको प्लांट परचेस दिया हुआ है 80,000 रुपये का, तो यहाँ पे हमने प्लांट के सामने लिख दिया 80,000 रुपये। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, देखिए प्लांट परचेस के सामने मैं यहाँ 80,000 रुपया लिख चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ है द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, यानी कि जो ठेका है वो हमारा 30 सितंबर 2019 को पूरा हो गया। एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड, और ठेका मूल्य भी प्राप्त हो गया। आप पीछे हिंदी में पढ़ेंगे यही लिखा हुआ है। ठीक है। प्रोवाइड करना है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20% के रेट से। जैसे हम पीछे पढ़ के देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो 30 सितंबर 2019 को ठेका पूरा हो गया, ठेका मूल्य प्राप्त हो गया, प्लांट पर 20% की दर से हिरास काटिए। देखिए आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जो हमें ठेका मूल्य दिया हुआ है 5 लाख रुपए का, उसको अपन कहाँ पे लिख देंगे, बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के नाम से लिख देंगे 5 लाख रुपए। कितने रुपए लिख देंगे भैया, 5 लाख रुपए। ठीक है जी। ब्रैकेट में लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मूल्य है जो कि हमें ठेकेदाता से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कह रहा है प्लांट पर 20% की दर से हिरास काटिए। कितने प्रतिशत की दर से हिरास काटनी है भैया, 20% की दर से। कितनी परसेंट की रेट से हिरास काटनी है भैया, 20% की दर से। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आता है गेम ऑफ टैप। ठीक है जी।
देखिए जब भी आपसे डेप्रिसिएशन निकालने की बात की जाएगी, देखिए आपको गोल्डन कंटेंट इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपके पास थोड़ा समय है 20 से 30 मिनट का, तभी आप जो है इस वीडियो को देखें। देखिए डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करता हूँ, डेप्रिसिएशन को अपन हिंदी में कहते हैं हिरास। हिरास जब भी आप निकालने के लिए बैठेंगे उस कंडीशन में आपके सामने दो सिचुएशन आ सकती हैं। यदि आपको हिरास की दर दी गई है, यदि हिरास की दर नहीं दी गई है। अगर आपको हिरास की दर दी गई है तो उस कंडीशन में डेप निकालने का फॉर्मूला रहेगा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज ऑफ डेप। सपोज दैट 10,000 रुपये का हमने कोई मोबाइल या मशीन खरीदी जिस पर 10% के रेट से हिरास लगाना है, तो 10,000 का 10% कितना निकल के आएगा भैया, 1,000 रुपये। तो यानी कि डेप कितने रुपये प्रति वर्ष लगेगी, 1,000 रुपये। ठीक है जी। और यदि हिरास की दर नहीं दी गई है तो उस कंडीशन में हम डेप निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। अगर मैं बात करता हूँ सपोज दैट 10,000 रुपये का हमने कोई मोबाइल या मशीन खरीदी जो कि 10 साल चलेगी और 10 साल बाद कबाड़े में कितने रुपए की बिक जाएगी, 1,000 रुपये की। तो उस कंडीशन में मेरे मोबाइल या मशीन का कॉस्ट कितना हुआ, 10,000 रुपये। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हुई, 10 साल। और वो कबाड़े में कितने रुपए का बिक जाएगा मेरा, चाहे वो मोबाइल हो या मशीन हो, 1,000 रुपये का। तो अपन 10,000 में से माइनस कर दिए 1,000 रुपया, तो हमारे सामने आ गए 9,000 रुपये। 9,000 में जैसे ही अपन 10 से डिवाइड मारे तो हमें पता चल गया कि हर साल हमारी मशीन या फिर मोबाइल पर कितने रुपए का हिरास लगेगा, यानी कि 900 रुपीज़ पर ईयर। तो इस तरीके से आपको डेप कैलकुलेट करना है। और एक बात विशेष रूप से और ध्यान रखनी है कि यदि हिरास की दर वार्षिक नहीं दी गई है जैसे कि इस प्रश्न में, तो उस दशा में हम प्लांट पर पूरे वर्ष का हिरास लगाएंगे और इस बात से कोई मतलब नहीं रखेंगे कि ठेके पर प्लांट कितने माह प्रयोग किया गया है। इसमें जो हमने नोट लिखवाया आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे ताकि आपको आने वाले प्रश्नों में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और यदि हिरास की दर वार्षिक दी गई है तो उस दशा में हम उतनी ही अवधि का हिरास लगाएंगे जितने समय हमने प्लांट का जो प्रयोग है या यूज़ है वो किया है। ठीक है जी। अब प्रश्न पर फिर से लौट करके आते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है कि प्लांट पर 20% की दर से हिरास काटिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्लांट जैसे हमारा 80,000 रुपये का है तो उस पर हम डेप निकालेंगे 20%, जो कि हमारी निकल के आती है 16,000 रुपये। और 80,000 में से जैसे ही हम माइनस करेंगे डेप का 20%, 16,000 रुपये, तो बाहर हमारा कितना रुपया आ जाएगा, 64,000 रुपये। ठीक है जी। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको दिया हुआ है मजदूरी का 20% अप्रत्यक्ष व्ययों के लिए चार्ज कीजिए। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अप्रत्यक्ष व्यय की, तो अप्रत्यक्ष व्यय को अपन कहते हैं अंग्रेजी में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कितना निकालना है भैया, 20% ऑफ बेजेस। बेजेस हमारा कितने का है, 60,000 रुपये का। उसका अगर हम 20% देखते हैं तो निकल करके आता है भैया 12,000 रुपये। ठीक है जी। इसके आगे कह रहा है ठेकेदार की पुस्तकों में ठेका खाता और ठेकादाता खाता बनाइए। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लगभग सारी मदों को हम लिख चुके हैं। तो उस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बंद करके नॉर्मली इसका निकालना है आंसर। तो जैसे ही हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो हमारे सामने निकल करके आ रहा है भैया 3,81,000 रुपये, क्योंकि ये डेबिट साइड है और बराबर में हमारा राइट हैंड पर क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का जब हमने टोटल करके देखा तो ये आया हमारा 3,81,000 रुपये। और जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल करके देखा तो उस कंडीशन में हमारा आया 6,04,000 रुपये। अब हमें ये देखना है कि भैया 3,81,000 रुपये ज़्यादा है या 6,04,000 रुपये ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा है भैया हमारा 6,04,000 रुपये। तो अपन 6,04,000 रुपये दोनों साइड लिख दिए। और 6,04,000 में से जो कि कम वाला है, जैसे 3,81,000 रुपया, 6,04,000 में से जैसे ही हम 3,81,000 रुपये माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में फाइनली आंसर निकल के आता है 2,23,000 रुपये। और आंसर हमेशा हमारा डेबिट साइड निकलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया इसको बंद किस नाम से करें। तो उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा ठेका पूरा हो गया है, अपूर्ण है या लगभग पूरा होने को है। जैसे कि आप इस प्रश्न में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ठेका पूरा हो गया। इट्स मीन हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को जब भी हमारा प्रॉफिट निकल करके आता है तो हमें इमीडिएटली वही वाला चार्ट खोलना है जो कि हमने पहले आपको लिखवाया है। अगर मान लीजिए ठेके पर लाभ हुआ है तो देखेंगे ठेका पूरा हो गया, अपूर्ण है या लगभग पूरा होने को है। ठेका भैया हमारा पूरा हो गया तो अपन इसको किस नाम से बंद कर देंगे, P&L अकाउंट के नाम से। ठीक है जी।
तो अपन इसको P&L अकाउंट के नाम से बंद कर दिए और ब्रैकेट में लिख देंगे भैया प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आप इसका बढ़िया तरीके से जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लें, क्योंकि आप जितने भी प्रश्न करेंगे स्वाति प्रकाशन की बुक में से या स्वाति प्रकाशन के रिफ्रेशर में से, तो उस कंडीशन में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये लेफ्ट पेज था और ये राइट पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। आई होप कि इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।